तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं BTTH की एपिसोड 155 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। और अगर आपने पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर से देख लेना, मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए बिना कोई बकवास किए बढ़ते हैं हम वीडियो की तरफ। तो वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पर हमने देखा था कि शाओयान ने बड़ी चालाकी से हन्या और हनली की प्लानिंग को उल्टा कर दिया था। हन्या का चेहरा तभी बदल गया जब शाओयान का शरीर अचानक हवा में गायब हो गया। एक चिल्लाहट सुनाई दी और बिना देर किए हुन्या ने मुड़कर भागने की कोशिश की। पीछे से एकदम ग्लूमी एक्सप्रेशन वाले हुनली भी जल्दी से उसके पीछे भागे। जिस एम्बश को तैयार करने में उन्होंने काफी मेहनत की थी वो पूरी तरह से फेल हो गया। उल्टा वो खुद शाओयान और उसकी टीम के जाल में फंस गए। लेकिन तभी दोनों जैसे ही पलटे उनके पीछे एक हल्का सा फिगर प्रकट हुआ और वो मुस्कुराता चेहरा देखकर समझना मुश्किल नहीं था, वो शाओयान ही था। हुन्या का चेहरा सख्त हो गया। उसने अपनी आस्तीन झटकी और एक मोटी काली जंजीर सांप की तरह फुफकारते हुए हवा में सीधी शाओयान के सिर की ओर चली गई। शाओयान ने बस हल्के से मुस्कुराया। उसने हवा में पांव मारा और जमीन फट पड़ी। एक 1.5 फुट ऊंचा लावा का पिलर आसमान की तरफ उछला और सीधा उस काली जंजीर से जा टकराया। इसी दौरान जब हुन्या और हुनली दोनों शाओयान द्वारा रोके जा रहे थे, तभी शुनेद ने तेजी से वो 9 स्टार एनर्जी कोर उठा लिया। फिर वो लाइटनिंग की स्पीड से हुन्या की टीम के पीछे जा पहुंची और हल्की सी कोल्ड स्माइल के साथ बोली, हमें तभी शक हुआ था, एक 9 स्टार एनर्जी बॉडी इतनी रेयर होती है और तुम दोनों इतनी बड़ी चीज को इग्नोर कर रहे थे। मतलब साफ था तुम लोगों ने पहले से एम्बुश प्लान किया हुआ था। हन्या और हुनली का चेहरा एकदम स्याह पड़ गया। उनकी आंखों में अब केवल ठंडा और गुस्से भरा सन्नाटा था। शाओयान मुस्कुराया, लगभग आधे महीने तक भागते भागते थक गए हो ना? हन्या की आंखों में अब इरिटेशन साफ छलक रही थी। उसने गहरी सांस ली और कहा, हाँ हम थोड़े परेशान जरूर है। ये स्नीक अटैक सिर्फ एनर्जी बचाने के लिए था, लेकिन अब जब बात नहीं बनी तो तुम्हें यहीं खत्म कर देंगे। हुन्या ने अपनी नजर हुनली की तरफ घुमाई। मैं शुनर को रोकूंगा, शाओयान तुम्हारे हवाले। हुनली ने भी कोल्ड स्माइल के साथ कहा, चिंता मत कर, पिछली बार मैं ऑफ गार्ड था, इस बार मैं इसके दोनों हाथ काट दूंगा। शाओयान का चेहरा अब भी काम था। सामने हुनली एक 8 स्टार जून था, लेकिन एक हाथ गंवा चुका था। वहीं दूसरी ओर शाओयान की स्ट्रेंथ गुयाओ से लड़ाई के बाद 1 स्टार बढ़ चुकी थी। तो हनली के लिए अब शाओयान को हराना इतना आसान नहीं था। हनली गुस्से में चिल्लाया, शाओयान गुयाओ को हरा लिया था तूने, लेकिन मुझे नहीं हरा पाएगा। आज मैं अपने कटे हुए हाथ का बदला जरूर लूंगा। और फिर उसका शरीर एकदम काले धुएं से गिर गया। कई सारी डार्क ब्लैक चेन्स उसके चारों ओर से निकलने लगी और सीधे शाओयान की ओर दौड़ पड़ी। शाओयान ने बिना एक पल गंवाए अपनी उंगलियों से पर्पल ब्राउन फ्लेम्स उड़ाई, जिनमें डेंस व्हाइट एनर्जी भी मिली हुई थी। वो आग आसमान में बारिश की तरह बरसी और इन काली जंजीरों से जा टकराई और पूरा आसमान एकदम फायरवर्क्स की तरह चमक उठा। शाओयान मुस्कुराया, अगर तुम्हारा अटैक बस इतना ही है तो फिर अपनी बात वापस ले लो। हनली का चेहरा अब और भी ज्यादा गंभीर हो गया, लेकिन उसने ध्यान नहीं भटकाया। उसकी उंगलियां एकदम तेजी से अनयूजुअल हैंड सील्स बनाने लगी और तभी उसके माथे पर एक काली स्वर्ल घूमती हुई प्रकट हुई। तू लकी है क्योंकि आज मैं इस क्लैन टैटू से तुझे खत्म करने वाला हूँ। जैसे ही ये टैटू एक्टिवेट हुआ, हनली की स्ट्रेंथ एकदम बढ़ गई। उसका पूरा शरीर काले धुएं से ढक गया और उसकी खाली आस्तीन से एक नई अजीब सी काली भुजा बाहर निकली। उस पर अजीब और डरावने चेहरे बने हुए थे। वो हाथ सोल्स से बना हुआ था। शाओयान ने थोड़ी सी चिंता के साथ भौहें चढ़ाई। अगर गुयाओ भी ये क्लैन टैटू एक्टिवेट कर लेता तो शायद आउटकम कुछ और होता। हनली अब जोर से चीखा, अब तुझे दिखाता हूँ सच्चा डर क्या होता है। उसका ब्लैक ओरा एकदम फैल गया और उसकी स्ट्रेंथ अब 8 स्टार डोजून के पीक तक पहुंच गई थी और शायद 9वें स्टार को भी छू रही थी। उसने एक झटके में पूरा ब्लैक फॉग फैलाया और एक पल में गायब हो गया। शाओयान ने बिना पल गंवाए अपने पीछे के स्पेस में पंच मारा। उसका हाथ पर्पल फ्लेम से ढका था, लेकिन तभी उस स्पेस में से काले धुएं की परतें बाहर निकली और हनली का वार रोक दिया। कितना कमजोर पंच था। और तभी ब्लैक फॉग से हनली का शरीर फिर बना। उसने घमंडी निगाहों से शाओयान की तरफ देखा। शाओयान ने गहरी सांस ली। स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज, फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज। तुरंत ही शाओयान का शरीर फ्लेम एनर्जी से भर गया, लेकिन तभी उसकी भौं के बीच एक हल्की सी इचिंग महसूस हुई। एक अजीब सिंबल वहां थोड़ी देर के लिए चमका और गायब हो गया। शाओयान एक लोच की तरह झुकते हुए खुद को पीछे खींचता है। हनली की आंखें चौंधी आ गईं। उसने शाओयान के माथे पर कुछ देखा था। शाओ क्लैन का क्लैन टैटू? क्या वो शाओ क्लैन का था? लेकिन वो तो बर्बाद हो चुका है। क्या मैं गलत देख रहा था?
हनली को समझ नहीं आया कि जो देखा वो सपना था या हकीकत, लेकिन फिर उसने खुद से कहा जो भी हो इसे खत्म करना जरूरी है। हनिया ज्यादा देर सुनेर को नहीं रोक पाएगा, वो लड़की बहुत स्ट्रॉन्ग है। हनली एक काले डीमन गॉड की तरह आकाश में चमक रहा था, उसका डोची पूरी ताकत से फूट रहा था। वो काले बादल बनकर शाओयान की तरफ दौड़ पड़ा। शाओयान ने खुद को स्टेडी किया, ये फाइट आम नहीं थी, अब वक्त है इस चीज की ताकत को पकने का। उसकी आंखों में लाइट चमकी और उसने अपनी हैंड सील्स बदल दी। नीचे जमीन अचानक फट गई और गोल्डन लाइट आसमान में बिखर गई। एक गहरा गड्ढा बना और उसके भीतर स्काई डीमन पपेट्स की आर्मी थी, जिन्हें शाओयान ने लाइटनिंग पूल में अपग्रेड किया था। पहले गोल्डन पपेट ने सारी एनर्जी अब्सॉर्ब की और उसका रंग अब डार्क गोल्डन से मिस्टीरियस पर्पल में बदल गया। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उस गहरे रंग के नीचे हल्की सी गोल्डन रोशनी धीरे धीरे बहती दिख रही थी। ये वही स्काई डीमन पपेट था जिसे शाओयान ने खुद रिफाइन किया था। पहले ये एम्प्टी रेल्म के लाइटनिंग पूल में रिफाइन किया गया था और उस समय इसकी स्ट्रेंथ लगभग 4 स्टार डोजून के बराबर थी, लेकिन बाद में उसे लगातार उस लाइटनिंग पूल में निखारा गया और शाओयान के अंदाजे के मुताबिक अब इसकी ताकत लगभग एक 6 स्टार डोजून के बराबर हो चुकी थी। और अब तो इस पपेट ने फॉर्मेशन के जरिए 10 और डोजून लेवल के स्काई डीमन पपेट्स की ताकत भी अब्सॉर्ब कर ली थी। इसका मतलब यह हुआ कि अब इसकी स्ट्रेंथ शाओयान से भी आगे निकल चुकी थी। तभी थोड़ी दूरी से एक डरावनी चीख गूंजी, सोल शैटरिंग डार्क पाम। काले धुएं की एक भारी लहर ठंडी हवाओं के साथ लहराते हुए शाओयान की तरफ बढ़ी। काले बादल भयंकर रूप से घूमने लगे और फिर उन बादलों से एक छोटी पहाड़ी जितना बड़ा काला हाथ निकला और बिजली की रफ्तार से शाओयान की ओर टूट पड़ा। जिस जगह से वो हथेली गुजरती थी वहाँ की स्पेस सीधी कोलैप्स होती जा रही थी। जगह जगह डार्क ब्लैक होल्स और स्पेशल क्रैक्स बन गए थे, जैसे आसमान में कोई मकड़ी का जाला फैल गया हो। शाओयान की आंखों में सीरियसनेस चमक उठी। वो साफ महसूस कर सकता था कि ऊपर से जो दबाव गिर रहा था वो बेहद खतरनाक था। हनली जो अब क्लैन टैटू से एम्पावर्ड हो चुका था, उसकी ताकत निश्चित रूप से शाओयान से कहीं ज्यादा थी। अगर दोनों आमने सामने लड़ते तो भी शाओयान के जीतने की संभावना मुश्किल से 85% होती, और वो भी खतरनाक अंदाज में, क्योंकि अगर शाओयान का सामना कोई 8 स्टार डोजून करता तब भी वो पूरी ताकत से लड़ सकता था। लेकिन हनली तो अब लगभग 9 स्टार के लेवल पर पहुंच चुका था और इस गैप को भरना किसी टियान क्लास 2 स्किल के लिए भी आसान नहीं था। हनली जैसे स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट को देखकर शाओयान के मन में बस एक ही ख्याल आया, अच्छा मौका है, इससे स्काई डीमन पपेट की नई स्ट्रेंथ को टेस्ट कर ही लेते हैं। उसने गहरी सांस ली और अपने दिल में एक आदेश भेजा। उसी पल उसके सामने खड़ा स्टैचू जैसा स्काई डीमन पपेट धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी खाली आंखों में गोल्डन लाइट चमक उठी। उसने हवा में कदम रखा और पर्पल लाइट में बदलकर आकाश की तरफ उड़ गया। अगले ही पल एक जबरदस्त एक्सप्लोजन हुआ, जैसे आसमान फट गया हो। स्काई डीमन पपेट और वो काली हथेली दोनों टकरा गए। हथेली में दरारें पड़ गई और फिर एक भयंकर क्रैक की आवाज के साथ वो हैंड प्रिंट टुकड़ों में बिखर गया। लेकिन इस टक्कर में स्काई डीमन पपेट को भी थोड़ा झटका लगा। हवा में वो 10 कदम पीछे हटा। हर कदम पर उसके पीछे काले निशान बनते जा रहे थे, लेकिन जैसे ही उसका आखिरी कदम पड़ा वो दोबारा आगे बढ़ा, इस बार सीधा उस डेंस ब्लैक फॉग में घुस गया। हनली को भी हैरानी हुई। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा गया। अगले ही पल ब्लैक क्लाउड के भीतर से घूम से और हवा के भयंकर टकराने की आवाजें आने लगी। कई मजबूत एनर्जी विंड्स उस काले बादल से बाहर निकलने लगी। उसमें से सोल स्क्रीचिंग साउंड्स भी आने लगे, मानो आत्माएं चिल्ला रही हो। शाओयान की नजरें उसी ब्लैक क्लाउड पर जमी थी। अंदर से लगातार गोल्डन लाइट फूट रही थी, इतनी ज्यादा कि अब वो ब्लैक क्लाउड उसे छुपा नहीं पा रहा था। ये स्ट्रेंथन स्काई डीमन पपेट अब लगभग कंप्लीट हो चुका था और अब तो ये एक 9 स्टार डोजून से भी टकरा सकता था। इधर ब्लैक क्लाउड में भयंकर टक्कर जारी थी, उधर शाओयान ने अपनी नजरें दूसरे बैटलफील्ड की ओर घुमाई। सुनर हुनिया से लड़ रही थी, लेकिन लड़ाई की दिशा देखकर शाओयान को चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हनिया पूरी तरह दब चुका था। शाओयान ने धीमे से कहा, शुनर की स्ट्रेंथ अब शायद 9 स्टार डोजून तक पहुंच गई है और हनिया अब भी 8 स्टार के पीक पर ही अटका है। दोनों एंशिएंट क्लैन से हैं, तो उनके ची मेथड और 2 स्किल्स भी एक जैसी ही है। फिर उसकी आंखों में एक कोल्ड स्माइल चमकी। अगर मौका मिले तो इन दोनों को यहीं खत्म कर देना चाहिए। हन क्लैन की यंगर जनरेशन के ये 2 टॉप एक्सपर्ट्स हैं। अगर ये खत्म हो गए तो हन क्लैन को जरूर झटका लगेगा। सडनली अनदर लाउड के अंदर एक और जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। एनर्जी का जबरदस्त झटका उस डेंस क्लाउड को फाड़ता हुआ बाहर निकला। आसमान में एक गोल्डन और एक काली रोशनी स्पाइरल की तरह घूमते हुए फायरवर्क्स की तरह बिखर गई। ब्लैक क्लाउड पूरी तरह से फट गया। 2 फिगर्स हवा में हजारों फीट दूर जाकर गिरे। फिर उन्होंने खुद को संभाला। शाओयान ने ध्यान से देखा, स्काई डीमन पपेट पर कुछ हैंडप्रिंट के निशान थे, मतलब हनली ने भी जोरदार वार किए थे। लेकिन ये अब पहले वाला पपेट नहीं था। अगर ये पुराना होता तो अभी तक बिखर चुका होता। लेकिन असली नुकसान हनली को हुआ था। उसके बाल बिखरे हुए थे, कपड़े फटे हुए और होंठों पर खून की एक लकीर। वो साफ तौर पर हार चुका था।
हनली की ताकत उसकी वाइल्ड फाइटिंग मेथड के लिए जानी जाती थी, लेकिन स्काई डीमन पपेट के खिलाफ उसका ये तरीका बेकार था। पपेट को दर्द नहीं होता, ना ही वो पीछे हटता है, वो सिर्फ शाओयान के आदेश मानता है। इस तरह के 1-to-1 पावर एक्सचेंज में जहाँ एक पार्टी सिर्फ मशीन की तरह हमला कर रही हो, वहाँ ह्यूमन बॉडी को ही नुकसान होता है। हनली गुस्से में बड़बड़ाया, शिट, शाओयान के पास इतना ताकतवर पपेट कहाँ से आ गया? वो पपेट को घूरते हुए भारी सांसें लेने लगा। उसके वारों का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था और वो खुद उसके एक वार को झेल नहीं पा रहा था। उधर शाओयान रिलैक्स्ड मुद्रा में खड़ा हुआ। उसने अपनी कमर सीधी की और एक हल्की मुस्कान के साथ अपनी उंगली हिलाई। पपेट को इशारा मिला और वो दोबारा लाइटनिंग की स्पीड से हनली की ओर चपटा। हनली का चेहरा हल्का हरा पड़ गया, लेकिन तभी दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। हम हेवनली टूम की ग्रेट स्टॉर्म की चपेट में आ रहे हैं, भागो। कुछ फिगर्स आसमान से तेजी से भागते हुए आए। उनके पीछे डेंस एनर्जी हरिकेन लहरा रहा था, जैसे किसी एनर्जी सुनामी की शुरुआत हो चुकी हो। इसी बीच शून्यर का गोल्डन फ्लेम हुन्या के सीने से टकराया। वो लहूलुहान होकर पीछे गिरा, लेकिन जैसे ही शून्यर उसे खत्म करने के लिए आगे बढ़ी, उसकी आंखें वाइडन हो गई। उसने ऊपर देखा, आसमान और जमीन के बीच एक उजली रेखा चमक रही थी, तेजी से होराइजन से उनकी ओर आ रही थी। शून्यर ने घबराकर शाओयान की ओर देखा। शाओयान, गिरजे, जल्दी भागो, ये हेवनली टूम का ग्रेट एनर्जी स्टॉर्म है। शाओयान ने तुरंत चारों ओर देखा, ठंडी सांस ली और बिना वक्त गंवाए स्काई डीमन पपेट को बुलाया। फिर लाइटनिंग की तरह शून्यर के पास जाकर दोनों ने मिलकर तीसरे लेवल के एंट्रेंस की ओर उड़ान भर दी। हुन्या और हनली स्टन्ड रह गए। हुन्या ने खून साफ किया और मुड़ा, उसे एनर्जी स्टॉर्म दिख गया। अब वो शाओयान की तरफ देख भी नहीं रहा था। दोनों हन ब्रदर्स ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जान बचाकर भाग खड़े हुए। अब सर्वाइवल ही प्रायोरिटी थी। उनके पीछे आसमान में बहुत से काले शैडो फिगर्स उड़ने लगे और वो एक डेड साइलेंट जमीन अचानक एनर्जी से भरकर जिंदा हो थी। लेकिन हर कोई बस एक ही दिशा में भाग रहा था, उस तूफान से बचने के लिए। शाओयान, जो शून्यर के साथ दौड़ रहा था, अचानक चौंक कर पूछता है, ये क्या चीज है? शून्यर का चेहरा गंभीर हो गया था। वो सॉफ्टली बोली, ये है हेवनली टूम का एनर्जी स्टॉर्म, यहाँ का एक नेचुरल डिजास्टर। इसकी ताकत इतनी ज्यादा है कि अगर कोई पीक दोजून भी इसमें फंस गया तो उसका बचना नामुमकिन है। जब पहले कुछ क्लैंस के एक्सपर्ट्स यहाँ आए थे, उनमें से कुछ अनलकी लोग ऐसे एनर्जी स्टॉर्म में फंसकर हमेशा के लिए गायब हो गए थे। हमें इस बार कुछ ज्यादा ही बैड लक मिला है, क्योंकि ये स्टॉर्म बहुत सालों बाद आता है और हमने इसे अभी फेस कर लिया। फिर शून्यर ने घबराई सी आवाज में कहा, अब जल्दी भागना होगा। इसका असर बहुत वाइड एरिया में फैलता है, पूरा सेकंड लेवल इसकी चपेट में आने वाला है। हमें तीसरे लेवल में पहुंचना ही होगा। शाओयान ने तुरंत सिर हिलाया। वो पीछे मुड़ा और देखा कि हुन्या और हनली उन दोनों के पीछे थके हुए चल रहे हैं, लेकिन इस वक्त उन्हें लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं थी। तभी शाओयान की नजर कुछ ब्लैक फिगर्स पर पड़ी, बहुत तेजी से लाइटनिंग की तरह दौड़ते हुए। वो एक एक करके पास आते गए और सामने आते हैं वोशवान और यान क्लैन की वो रेड क्लॉथ लेडी। वोशवान ने हंसते हुए कहा, भाई शाओयान तो पहले ही यहाँ पहुंच चुके हैं, क्या स्पीड है भाई? शाओयान भी मुस्कुराए और दूर से हाथ जोड़ते हुए बोले, ब्रदर होशवान भी कुछ कम तेज नहीं है। होशवान और वो रेड क्लोथ लेडी शाओयान के पास आ गए। उन्होंने शाओयान की तरफ देखा और फिर आश्चर्य से बोले, क्या शाओयान भाई, आपने ब्रेक थ्रू कर लिया? शाओयान ने हंसते हुए जवाब दिया, बस थोड़ी किस्मत अच्छी रही। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और उनकी आंखों में हल्का सरप्राइज दिखता है, क्योंकि शाओयान ने सिर्फ आधे साल में हेवनली टूम में इतना बड़ा एडवांसमेंट कर लिया। फिर होशवान ने पीछे देखा और कहा, हन क्लैन वाले अब भी पीछे हैं क्या? शाओयान ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, पिछले एक महीने से हम उन्हीं से उलझे हुए थे, लेकिन ये एनर्जी स्टॉर्म हमारे लिए फायदेमंद निकला। होशवान चौंकते हैं, क्योंकि हन्या और हनली दोनों 8 स्टार डवजून है और साथ मिलकर तो शायद 9 स्टार को भी टक्कर दे सकते हैं, लेकिन वे शाओयान और शून्यर पर भारी नहीं पड़ सके। ये बात होशवान को हिला देती है। फिर वो मुस्कुराकर कहता है, पूरा सेकंड लेवल इस एनर्जी स्टॉर्म की जद में है। अगर हमें बचना है तो थर्ड लेवल पहुंचना ही होगा। क्यों न हम साथ मिलकर आगे बढ़ें? ऐसे समय में एक दूसरे के साथ होना बहुत फायदेमंद हो सकता है। शाओयान ने बिना हिचक के कहा, नो प्रॉब्लम। शून्यर और वो रेड क्लॉथ लेडी एक दूसरे की तरफ देखती है और सब एक साथ दौड़ पड़ते हैं। दूसरी तरफ पीछे से हुन्या उन्हें देखता है। उसकी आंखों में ठंडा गुस्सा दिखता है। वो बुदबुदाता है, अब इनकी ताकत हमसे ऊपर है और अब एलाइज भी मिल गए, मगर जब हम थर्ड लेवल में पहुंचेंगे तब सबके चेहरे बदल जाएंगे। और फिर वो और हनली ब्लैक स्ट्रीक्स बनकर थर्ड लेवल की ओर भागते हैं। करीब आधे दिन तक भागते रहते हैं। डोची का यूसेज बहुत बढ़ गया है, लेकिन उनके पास एनर्जी कोर्स है जो उनकी ताकत को रिफिल कर रहे हैं। फिर भी इतनी लंबी दौड़ के बाद सभी की माइंड काफी थकी हुई है। एनर्जी स्टॉर्म बिल्कुल उनके पीछे है, एक मौत की दरांती की तरह। तभी शून्यर चिल्लाती है, शाओयान गेजी, हम थर्ड लेवल के एंट्रेंस के बहुत पास हैं। शाओयान और होशवान के चेहरे खिल उठते हैं। शाओयान जोर से हंसता है, चलो अब स्पीड और बढ़ाओ। वो मीटियोर की तरह उड़ते हुए आसमान में आगे निकल जाता है। हुन्या और हनली भी पीछे से ये सब महसूस करते हैं और उनके थके हुए शरीर एक बार फिर स्पीड में बदल जाते।
दूर से दिखता है एक विशाल एनर्जी कर्टन जो आकाश से गिरती हुई धरती में समा रही है, एक हेवनली वॉल की तरह। उसके सामने 4 फिगर्स बैठे हैं। एक ने सिर उठाया और दूर देखा। वो सब लोग आ रहे हैं, उनके साथ एनर्जी स्टॉर्म भी। सिल्वर रोब्ड आदमी और एक बर्ली आदमी साई करते हैं। गुजेन, तुम इतने शांत कैसे हो? वो तो एनर्जी स्टॉर्म है, हम सब मारे जाएंगे अगर उसमें फांसे तो। गुजेन हल्के से मुस्कुराते हुए कहता है, घबराने से कुछ नहीं होगा और जनरल चिंग यांग हमारे साथ है। वर्स्ट केस शायद न हो। ग्रीन क्लोथ्ड आदमी जो अब तक आंख बंद किए बैठा था मुस्कुराता है और कहता है, एनर्जी कर्टन अब सॉलिड हो चुकी है। अब इसे फोड़ना सिर्फ हम 4 लोग ये नहीं कर सकते, इसलिए बाकियों का इंतजार कर रहे हैं। गुजेन हंसते हुए कहता है, ताकि अंदर जाते ही हम थक न जाएं, है ना? ग्रीन रोब्ड आदमी बस मुस्कुराता है, फिर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता है। शूनेर और बाकी लोग पहुंच चुके हैं। आसमान में कुछ सिलुएट्स दिखाई देते हैं। वो सभी कर्टन के सामने लैंड करते हैं। कोशवान बोलता है, तुम लोग तो बहुत फास्ट निकले। शूनेर सीरियस होकर पूछती है, अभी तक अंदर क्यों नहीं गए? एनर्जी स्टोर आ ही रहा है। गुचिंग सॉफ्टली मुस्कुराता है, लाइट कर्टन सॉलिड हो चुकी है, अब इसे तोड़ना होगा और वो हम सब मिलकर ही कर सकते हैं। गुचिंग की नजर शाओयान पे जाती है, एक हल्की सी क्यूरियोसिटी के साथ। फिर वो सुनर से पूछता है, सब ठीक है? सुनर जवाब देती है, बस हुनिया और हुनली के साथ 1 महीने का डांस था। ग्रीन रोब्ड आदमी की आंखों में ठंडक सी उतरती है। उन्होंने तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया? सिल्वर रोब्ड आदमी भी चौंकता है, लेकिन शूनेर मुस्कुराकर कहती है, कोई फायदा नहीं मिला उन्हें। तभी सभी लोगों की नजर पड़ती है कुछ और सिलुएट्स की तरफ। बाकी लोग भी हेवनली टूम में पहुंच चुके थे, काफी बुरे हाल में। हन्या और हनली पीछे हैं, शायद डर है चाओयान की टीम कहीं हमला न कर दे। चाओयान धीरे से कहता है, अभी लड़ाई का समय नहीं है, एनर्जी कर्टन तोड़ना ज्यादा जरूरी है। ग्रीन रोब्ड आदमी सहमति में सिर हिलाता है, फिर वो सबके सामने आगे आता है और गंभीर आवाज में कहता है, जैसा आप सब जानते हैं, ये कर्टन अब सॉलिड हो चुकी है। अगर हमें तीसरे लेवल में पहुंचना है तो इसे फोर्सफुली तोड़ना होगा, मगर ये काम कोई एक अकेले नहीं कर सकता। अगर हम सब ने साथ मिलकर प्रयास नहीं किया तो जब एनर्जी स्टॉर्म आएगा हम सब यहीं खत्म हो जाएंगे। सबका चेहरा गंभीर हो जाता है और धीरे धीरे सब सिर हिलाकर हामी भरते हैं। जैसे ही सबने सिर हिलाकर हामी भरी, गुचिंग यांग हल्का मुस्कुराया। फिर उसने दूर मौजूद एनर्जी स्टॉर्म की तरफ एक नजर डाली और बोला, अब जब किसी को कोई आपत्ति नहीं है तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये सुझाव मेरा था तो सबसे पहले कदम भी हम ही उठाएंगे, बाकियों की बारी बाद में आएगी। लेकिन मैं एक बात साफ कर दूं, अगर किसी ने भी लापरवाही की या कुछ गलत सोच रखा है तो फिर मुझसे बदतमीजी का भी सामना करना पड़ेगा। ये कहते हुए उसकी नजरें वहाँ मौजूद सभी लोगों पर घूमी और आखिर में ठहर गई हन्या और हनली पर, मगर उसके चेहरे पर वही हल्की सी बेफिक्र मुस्कान बनी रही। तभी एक इंसान जिसकी पेशानी पर बिजली जैसा चिन्ह बना था आगे आया। वो ले क्लैन का मेंबर था, एंशिएंट 8 क्लैन्स में से एक। उसने कहा, जनरल चिंग यांग, आप निश्चिंत रहे, अब तो हम सब एक ही नाव में सवार हैं और जो इस नाव को डुबोने की कोशिश करेगा उसे बाकी लोग छोड़ेंगे नहीं। गुचिंग यांग हंस पड़ा, फिर उसने सिर घुमाया और गुजेन व बाकी 2 साथियों की ओर देखा। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं। चाओयान और शूनेर, तुम दोनों आखिर में आओगे। चाओयान ने हल्के से सिर हिलाया। वो समझ गया था कि गुचिंग यांग ने उन्हें जानबूझकर आखिर में रखा है ताकि हुनिया की टीम पर नजर रखी जा सके। चांदी के वस्त्र पहने उस आदमी ने हल्की हंसी के साथ कहा, ठीक है शुरू करते हैं, और फिर अपने बाकी 3 साथियों के साथ आगे बढ़ा। उनकी बॉडी से दोची ऐसे निकला जैसे कोई बार का बहाव हो और वो कई बड़े बड़े दोची पिलर्स में बदल गया जो जाकर सॉलिडिफाइड लाइट कर्टन से टकरा गए। चारों की जॉइंट अटैक की ताकत इतनी जबरदस्त थी कि वो कर्टन जो बेहद हार्ड थी उसमें दरारें पड़ गई और फिर क्रैक की आवाज के साथ करीब 3 से 4 मीटर ऊंचा एक होल खुल गया। जैसे ही होल खुला सभी ने राहत की सांस ली। उसके बाद गुचिंग यांग और उसके 3 साथियों ने दोबारा एनर्जी चैनल को फोर्सफुली ओपन करना शुरू किया। उनके हाथों से ब्राइट डोची निकली और वो बिल्कुल तेज ब्लेड्स की तरह क्रिस्टल वॉल में धंस गई। एनर्जी फ्रैगमेंट्स चारों ओर फैलने लगे। वो चारों ड्रिलिंग मशीन्स की तरह लग रहे थे। मैजेस्टिक डोची के साथ वो होल को और भी डीप बना रहे थे। लगभग 10 मिनट तक ये टनल ओपन करते रहे। फिर उनके माथे पसीना आ गया और वो रुके। उन्होंने मुड़कर देखा, अब तक वो लगभग 10 फुट लंबी टनल बना चुके थे। पीछे सभी लोग अंदर आ चुके थे और उस एनर्जी क्रिस्टल लेयर को बड़े ध्यान से देख रहे थे। अब ये लाइट कर्टन करीब 1000 फीट चौड़ी थी। मतलब ये कि अगर पूरा ग्रुप लगातार खुदाई करता रहे तब भी 1 घंटे से ज्यादा समय लग सकता है इसको पार करने में, और अगर सिर्फ 2-3 लोग करें तो ये प्रोसेस हफ्तों तक चल सकता है। तभी लेई क्लैन के 2 सदस्य बोले, जनरल चिंग यांग, अब हमें जरा काम करने दीजिए। वो जानते थे कि गुचिंग यांग की टीम अभी भी ताकतवर थी, लेकिन वो अपने स्ट्रेंथ को बचाना चाह रहे थे क्योंकि एंशिएंट 8 क्लैन्स के बीच इतना ट्रस्ट नहीं होता। कोई भी एक दूसरे के ऊपर पूरा भरोसा नहीं करता। गुचिंग यांग मुस्कुराया, फिर ये काम भाई लेलुओ को सौंपते हैं। इतना कहकर वो चारों पीछे हटे और ले क्लैन के 2 लोग आगे बढ़े। उनके मुट्ठियों में चमचमाती बिजली सी एनर्जी इकट्ठा हुई और उन्होंने एक जोरदार चीख के साथ क्रिस्टल वॉल पर हमला किया। एक बार
बार फिर टनल में रंबलिंग साउंड्स गूंज उठी। पीछे खड़ा शाओयान एनर्जी स्टॉर्म के असर को महसूस कर रहा था। हवा की सीटियां और एनर्जी का दबाव साफ महसूस हो रहा था। शुनेर ने उसे देखकर हल्की मुस्कान में कहा, इस एनर्जी स्टॉर्म के अंदर घुसना शायद संभव नहीं होगा। शाओयान ने सिर हिलाया और क्रिस्टल वॉल को छूते हुए बोला, क्या ये एंट्रेंस हमेशा से ही इतना सॉलिड होता है? सुनेर ने जवाब दिया, हाँ, कहा जाता है कि जब से हमारी 8 एंशिएंट क्लैंस यहाँ आना शुरू हुई है, तब से ये लाइट कर्टन इसी तरह से सॉलिडिफाइड है। लाखों साल बीत गए, लेकिन ये आज भी पिघलने का नाम नहीं ले रहा। शाओयान ने एक ठंडी सांस ली। हेवनली टूम वाकई में मिस्टीरियस है। टनल धीरे धीरे और लंबी होती जा रही थी। लई क्लैन की 2 लोगों की टीम गु चिंगयान के 4 लोगों जितना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, लेकिन धीरे धीरे काम चल रहा था। फिर एक के बाद एक ग्रुप आगे आता गया, जिससे टनल और गहराई में जाती रही। करीब 10 मिनट और बीतने के बाद टनल में एक तेज अर्थ शेकिंग साउंड गूंजा। सभी ने महसूस किया कि लाइट कर्टन पूरी तरह हिल रही है। एनर्जी स्टॉर्म पहुंच चुका है। ये सुनते ही पूरे टनल में एकदम सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे गंभीर हो गए। अगर वो अभी भी बाहर होते तो शायद पल भर में धूल बन चुके होते। गु चिंगयान ने चिंतित होकर कहा, सब लोग तेजी से काम करो। टनल के आसपास के क्रिस्टल भले ही देखने में सुंदर थे, लेकिन उनमें से निकलती एनर्जी ने माहौल को सफोकेटिंग बना दिया था। शाओयान और शुनेर ने भी 2 बार टनल ओपन किया। क्रिस्टल वॉल्स बहुत हार्ड थे, लेकिन शाओयान के पास हेवनली फ्लेम्स थे, जिससे ये काम उसके लिए उतना कठिन नहीं था। हनिया और हनली को भी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वो लोग बस दिखावे के लिए काम कर रहे थे। शाओयान का ग्रुप उन पर नजर बनाए हुए था, इसलिए अब कोई कन्फ्रंटेशन नहीं हो सकता था। फिलहाल सबसे जरूरी बात थी इस टनल से बाहर निकलना। इसी बीच शाओयान की नजर याओ क्लैन के 2 लोगों पर गई। एक था एक मिस्टीरियस कपड़ों वाला आदमी और दूसरी थी एक बोल्ड सी दिखने वाली लड़की। दोनों की ऑरा बताती थी कि वो 7 स्टार डोजून के लेवल पर है, और भले ही वो हनिया की टीम जितने स्ट्रॉन्ग न लग रहे हो, लेकिन शाओयान ने उनकी अनफ्रेंडली नजरें जरूर महसूस की। एंशिएंट क्लैन के इन लोगों को अपनी सुपीरियरिटी पर बहुत घमंड होता है। टनल में गूंजती आवाज के बीच शाओयान ने कुछ देर के लिए आंखें बंद की, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब सा सुनाई दिया। उसने फौरन आंखें खोली और पास की क्रिस्टल वॉल को छुआ। वहां से हल्का सा एनर्जी लिक्विड बह रहा था। शाओयान चौंक गया। उसने उंगलियों से शुनेर के सामने 2 एनर्जी पिलर्स एक्सटेंड किए जो क्रिस्टल वॉल से कनेक्ट हो गए। उसका ये अजीब बर्ताव देखकर सब चौंक गए। आगे जो लोग टनल खोद रहे थे उन्होंने भी रुककर उसकी ओर देखा। गु चिंगयान ने चिंतित होकर पुकारा, शाओयान, लेकिन शाओयान ने उसकी आवाज अनसुनी करते हुए सबकी ओर देखा। उसके चेहरे का खून उतर चुका था और सूखी आवाज में उसने कहा, ये क्रिस्टल वॉल बंद हो रहा है। पूरा टनल डेड साइलेंट हो गया। गु चिंगयान का चेहरा एकदम सख्त हो गया। उसने भी शाओयान की तरह 2 एनर्जी पिलर्स बनाए और सेंसिंग किया। वाकई में अंदर से एक दबाव महसूस हो रहा था। सब लोग डर के मारे सन्न रह गए। गु चिन ने वॉल को छूते हुए कहा, वॉल के अंदर कुछ है। उसने जोर से क्रिस्टल वॉल पर वार किया और क्रैक के पीछे एक स्नो व्हाइट चीज हिलती हुई दिखी। एक चिपचिपा सब्सटेंस बाहर निकला और क्रिस्टल बॉडी की सरफेस को ढक लिया। वो जल्दी से ठंडा हो गया और एक पतली एनर्जी लेयर बन गई। ये क्रीचर्स वॉल को रिपेयर कर रहे हैं। शाओयान ने ठंडी सांस ली। उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसने टनल की पूरी स्ट्रक्चर पर नजर डाली। क्या ये पूरा स्ट्रक्चर इन्हीं टाइनी स्नो व्हाइट इंसेक्ट्स ने बनाया है? तो इसका मतलब था वो सब एक विशाल डिवाउरिंग इंसेक्ट नेस्ट के अंदर थे। गु चिंगयान और बाकी सबके चेहरे भी पीले पड़ गए। एंशिएंट डिवाउरिंग इंसेक्ट्स। जैसे ही शाओयान ने गु चिंगयान के ग्रुप को एंशिएंट डिवाउरिंग इंसेक्ट्स के बारे में बड़बड़ाते सुना, वो एक पल को चौंक गया। सनर ने धीमे और शांत स्वर में समझाया, ये एक तरह का छोटा मैजिकल बीस्ट है, एंशिएंट टाइम्स में पाया जाने वाला। इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, लेकिन इनकी संख्या अनगिनत। जैसा नाम है डिवाउरिंग इंसेक्ट्स, ये हर चीज को निगल सकते हैं और फिर उसे प्योर एनर्जी में बदल देते हैं। वैसे तो ये स्पीशीज अब एक्सटिंक्ट मानी जाती थी, लेकिन यहाँ इन्हें देखना सच में अनएक्सपेक्टेड है। गु चिंगयान का चेहरा गंभीर होता चला गया। इस लाइट कर्टन को शायद इन्हीं एंशिएंट डिवाउरिंग इंसेक्ट्स ने बनाया है और हम सीधा इनके नेस्ट में घुस आए हैं। अगर ये जाग गए तो हमारा नामो निशान भी नहीं बचेगा। गुजेन नीचे झुका, जमीन को छूते हुए सोच में डूबा। शायद सिर्फ ये कर्टन ही नहीं, बल्कि हेवनली टूम में जो इतनी एनर्जी फैली हुई है, उसका बड़ा हिस्सा भी इन्हीं की देन है। तभी हुनिया ने एक कड़वी मुस्कान के साथ कहा, गु चिंगयान, क्या हमें यहाँ लाकर मरवाना चाहते हो? गु चिंगयान ने उसकी ओर एक ठंडी निगाह डाली। अगर मैं तुम सबको यहाँ न लाता तो एनर्जी स्टॉर्म में तुम कब के मर चुके होते। अब जब आ ही गए हैं तो बहस का कोई फायदा नहीं। दोनों तरफ की क्रिस्टल दीवारें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। हमें जल्दी से टनल खोलनी होगी, वरना सब खत्म हो जाएगा। हर कोई उसकी बात से सहमत था। पीछे एनर्जी स्टॉर्म मौत लेकर खड़ा था और यहाँ एंशिएंट डिवाउरिंग इंसेक्ट्स। बस एक ही रास्ता था, टनल को तोड़कर आगे निकलना।
गु चिंगयान ने गंभीर स्वर में कहा, अब कोई भी अपनी ताकत छुपाने की कोशिश ले, वरना मरने से कोई नहीं बचा पाएगा। शुरू करो। हर कोई आगे बढ़ा और उनके शरीरों की दो ची उबाल मारती एनर्जी की तरह फूट पड़ी। पूरी सुरंग में गूंजने लगी जोरदार आवाजें। तेज हमलों से क्रिस्टल वॉल का खुलना कुछ तेज जरूर हुआ, लेकिन तभी सबने देखा दीवारों की सतह हिल रही है। दोनों ओर से दीवारें धीरे धीरे बंद होती दिख रही थी, जैसे कोई जिंदा जाल उन्हें निगलने आ रहा हो। गुजेन की आंखों में चिंता थी। एंशिएंट डिवाउरिंग इंसेक्ट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। क्रिस्टल वॉल से लिक्विड एनर्जी बाहर निकल रही थी और फिर जम रही थी। अगर ये चलता रहा तो टनल बंद हो जाएगी, उससे पहले कि वे दीवार तोड़ सके। शाओयान ने गंभीर स्वर में कहा, ऐसे तो बात नहीं बनेगी। गु चिंगयान ने भी माथा पकड़ लिया। करने को कुछ है नहीं, जितना हो सके कोशिश करते रहो। बाहर एनर्जी स्टॉर्म है, रुकने का मतलब मौत है, बस अब जान पर खेलना होगा। शाओयान की निगाहें क्रिस्टल वॉल्स पर टिक गई। दीवारों के पीछे असंख्य छोटे छोटे कीड़े सरकते दिखे। शरीर में एक अजीब सी हरन सी दौड़ गई। हमें दीवार बंद होने की स्पीड को रोकना होगा। गु चिंगयान ने सिर हिलाया। हमारी कोई भी अटैक दीवार को छूते ही गायब हो जाती है और वो एनर्जी लिक्विड और ज्यादा तेज बहने लगता है। उसने डोची से एक जोरदार वार किया, पर जैसे ही अटैक वॉल से टकराई वो एक एनर्जी धार में बदल गई और वहां से फिर तेजी से लिक्विड निकलने लगा। शाओयान की आंखों में पहली बार डर झलकने लगा। इतने माइक्रोस्कोपिक कीड़े, पर इनका इफेक्ट बहुत ही खतरनाक था। ये डिवाउरिंग इंसेक्ट्स सिर्फ दीवार के पीछे नहीं रुकेंगे, शायद हमारे सामने भी आ जाए। सोचते ही शाओयान के चेहरे का रंग उड़ गया। गु चिंगयान ने देखा कि शाओयान का चेहरा अचानक क्यों बदल गया। तभी उसकी नजर दीवार पर गई, जहाँ कीड़े अब सामने आने लगे थे। एक और पंच दीवार पर पड़ा, लेकिन इस बार क्रिस्टल टूटा नहीं, सिर्फ एक छोटा सा डेंट बना और तुरंत ही एनर्जी लिक्विड ने उसे भर दिया। डिवाउरिंग इंसेक्ट सब सामने आ चुके हैं। अब पैनिक चारों तरफ फैल चुका था और भी लोगों ने हमला किया, पर कोई असर नहीं। सबका चेहरा सफेद पड़ गया। अब क्या करे? सबने गु चिंगयान की ओर देखा, पर वो भी चुप था। तभी हुनिया ने कहा, हे, क्या स्ट्रेटजी है तुम्हारी? शाओयान ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए कहा, मैं ट्राई करता हूँ। गु चिंगयान ने आ भरी, किसी का कुछ नहीं होगा, ये डिवाउरिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है। पर शाओयान ने कुछ नहीं कहा। उसने धीरे से हाथ खोला और एक पर्पल ब्राउन हेवनली फ्लेम निकाला। जैसे ही वो फ्लेम टनल में उभरी, वहां की हवा ही बदल गई। शाओयान ने अपनी उंगली से उसे क्रिस्टल वॉल की ओर भेजा। दीवार से टकराते ही एक 2 फुट गहरा होल बन गया और अंदर छिपे डिवाउरिंग इंसेक्ट्स उस फ्लेम में भस्म हो गए। शाओयान ने मुस्कुराकर सबको देखा। लगता है हमारी उम्मीद अब भी जिंदा है। ये इंसेक्ट्स हेवनली फ्लेम को डिवाउर नहीं कर सकते। सबने राहत की सांस ली। दुनिया खुशी से चिल्लाया, शाओयान जल्दी टनल खोलो। पर शाओयान ने उसकी ओर देखा भी नहीं। उसकी नजर अब उस रेड क्लॉथ लेडी और याओ क्लैन के लड़के पर पड़ी। तुम दोनों, मैं टनल खोलूंगा, लेकिन चाहूंगा कि तुम लोग अपनी हेवनली फ्लेम से दोनों किनारों को संभालो ताकि दीवार बंद न हो पाए। ये काम तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। सिनर धीरे से शाओयान के कान में बोली, वो लड़की यान क्लैन से है, नाम हो जी है। उसके पास रेड लोटस ये फ्लेम है जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में F नंबर पर है, और वो लड़का याओ शिंग जी है। याओ क्लैन में उसे ह्यूमन मेडिसिन कहते हैं, बहुत बड़ा अल्केमिस्ट है। वो जी ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। याओ शिंग जी थोड़ा झिझका, लेकिन हालात देखकर उसने भी हामी भर दी। शाओयान मुस्कुराया, और एक बात, इतनी बड़ी क्रिस्टल वॉल को खोलना आसान नहीं है। हेवनली फ्लेम यूज करना बहुत एग्जॉस्टिंग होता है। मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, इसलिए बाकी सभी से मैं उनकी एनर्जी कोर्स की डिमांड करता हूँ। सब चौंक गए। गु चिंगयान के ग्रुप ने चुपचाप हामी भरी। बाकियों ने थोड़ी हिचक के बाद बैग्स बाहर निकाले और शाओयान को दे दिए। ले क्लैन के 2 लोगों ने सबसे पहले आगे बढ़कर अपना बैग फेंका। ब्रदर शाओयान की बात लॉजिकल है, ये हमारे एनर्जी कोर्स है। बाकी सब ने भी अपना योगदान दिया। शाओयान ने बैग संभाले और फिर नजर डाली हुनिया और हनली की ओर। धीरे से पूछा, और तुम दोनों? हुनिया ने तमतमा कर कहा, तुम पहले ही बहुत कुछ ले चुके हो, क्या इतना काफी नहीं? शाओयान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, काफी है या नहीं, लेकिन मैं तुमसे भी हिस्सा चाहता हूँ। बिना मेहनताना लिए किसी के लिए काम नहीं करता। शोनेर मुस्कुराने लगी। शाओयान ने साफ कर दिया था कि इन दोनों को भी पूरी तरह से निचोड़ना है। शाओयान ने हल्का सा हाथ घुमाकर प्लीज लीव का इशारा किया। अगर नहीं देना चाहते तो पीछे मुड़कर बाहर चले जाओ। हनिया और हनली के चेहरे जर्द पड़ गए, लेकिन इतने लोगों के सामने लड़ाई मोल लेना समझदारी नहीं थी। दोनों ने दांत पीसकर अपना बैग फेंका। लो, अब शुरू करो अपना काम। जैसे ही शाओयान ने ढेर सारे एनर्जी कोर्स को अपने स्टोरेज रिंग में सुरक्षित रखा, वैसे ही उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। अब उसकी नजरें गंभीर थी और सामने मौजूद उस क्रिस्टल वॉल को ध्यान से देख रही थी। उस ट्रांसपेरेंट दीवार के अंदर
अंदर कुछ अजीब से कीड़े रेंगते हुए दिखाई दे रहे थे और उससे लगातार लिक्विड जैसी एनर्जी रिस रही थी जो निकलते ही ठोस बन जाती और उसी दीवार पर जम जाती। शाओयान ने धीरे से पीछे मुड़कर कहा, तुम दोनों, ये दोनों साइड्स तुम्हारे हवाले हैं। हुआजी ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, लेकिन याओशिंग जी ने बस शाओयान को देखा और भले ही उसने कुछ कहा नहीं पर उसकी नजरों से साफ था उसे ये अच्छा नहीं लगा कि शाओयान निर्देश दे रहा है। लेकिन अगले ही पल याओशिंग जी ने अपनी हथेली फैलाई और वहाँ एक हल्के काले रंग की फ्लेम प्रकट हुई। ये कोई आम फ्लेम नहीं थी। जैसे ही वो जलने लगी हवा में एक अजीब सी सनसनाहट फैल गई, एक अजीब सी ध्वनि जो इंसान की भावनाओं को छेड़ने वाली थी। लोगों की नजरों ने तुरंत उस फ्लेम की ओर रुख किया। एंशिएंट क्लैंस के लोग भी हैरान थे। हेवनली फ्लेम्स जैसे रेयर चीजें इतनी आसानी से नहीं देखी जाती। याओशिंग जी हल्के मुस्कुराए और बोले, 9 सेरीन विंड फ्लेम हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 10वें स्थान पर है। शाओयान की आंखें भी उस फ्लेम पर टिक गई। वो इस रेयर फ्लेम को पहचानता था। ये फ्लेम एक गहरे अबिस में जन्मी थी जहाँ कभी रुकने वाला डार्क विंड बहता रहता है। नॉर्मल डोजून भी वहां जाने से डरते हैं और वही हवा इस हेवनली फ्लेम को जन्म देती है। इतनी रेयर फ्लेम को पाने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, किस्मत भी चाहिए। लेकिन तभी क्रिस्टल वॉल के अंदर से एक गहरे लाल रंग की फ्लेम उभरती दिखी, सुंदर लाल कमल के फूलों की आकृति में सजी हुई, और उसकी ऊष्मा ने माहौल को इंस्टेंटली बदल दिया। याओशिंग जी की फ्लेम जो पहले डोमिनेंट थी अब अचानक फीकी पड़ने लगी। उसके चेहरे की मांसपेशियां खिंच गई। उसे ये पसंद नहीं आया, लेकिन वो जानता था वो फ्लेम रेड लोटस ये फ्लेम है और उसकी रैंक उसकी फ्लेम से 2 स्थान ऊपर है। गुचिंग यांग मुस्कुराए और बोले, लगता है ये यान क्लैन की रेड लोटस ये फ्लेम है। सही कहा। हुआजी ने सिर थोड़ा झुकाया, लेकिन उसकी नजरें शाओयान पर टिकी थी। एक अजीब सा चैलेंज झलकता था उसकी आंखों में। शाओयान भी मुस्कुराए। ये होजी आमतौर पर शांत रहती थी, लेकिन हेवनली फ्लेम्स के मामले में वो भी थोड़ी वाइल्ड लग रही थी। शाओयान ने धीरे से अपनी मुट्ठी बंद की और उसकी उंगलियों से धीरे धीरे अलग अलग रंगों की फ्लेम्स निकलने लगी। एक साथ मिलते ही वो फ्लेम्स एक पर्पल ब्राउन रंग की फ्लेम में बदल गई और उस फ्लेम के बीच में एक हल्की डेंस व्हाइटनेस थी और फ्लेम के अंदर से छोटी छोटी ड्रैगन फायर सीडलिंग्स उठ रही थी और उसकी शक्ति ने बाकियों को चौंका दिया। हुआजी की फ्लेम की रेड लोटसेस अब धुंधली लगने लगी थी और याओशिंग जी की विंड फ्लेम ऑलमोस्ट एक्सटिंग्विश्ड जैसी हो गई थी। हुआजी की आंखों में चमक थी। तुम्हारी हेवनली फ्लेम भले ही टॉप रैंक्ड ना हो, लेकिन मर्ज करने के बाद इसकी शक्ति टॉप 6 हेवनली फ्लेम्स जैसी है। तुम शायद पहले इंसान हो जिसने इतने हेवनली फ्लेम्स मर्ज किए। शाओयान बस शांत रहा। फ्लेम मंत्रा बनाने वाले ने भी हेवनली फ्लेम्स मर्ज किए थे, वो ये बात जानता था। अब समय था एक्शन का। शाओयान ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए क्रिस्टल वॉल के सामने रुककर कहा, सब लोग पास रहो, पीछे मत छूटना। और फिर उसकी फ्लेम आसमान तक भभक उठी। एक तेज पर्पल ब्राउन फायर ड्रैगन उसकी हथेली से निकला और क्रिस्टल वॉल से टकरा गया। उसकी आग की पंजों ने दीवार में बड़ा सा छेद बना डाला। गुचिंग यांग और बाकी सब उसके पीछे पीछे चल पड़े। हुजी ने देखा और वो भी पीछे रही। उसकी फ्लेम भी दीवार के एक ओर फैल गई ताकि क्रिस्टल वॉल उन्हें बंद न कर सके। याओशिंग जी ने भी सब भूलकर पूरा प्रयास किया, जान तो आखिर सबकी एक ही थी। क्रिस्टल वॉल के अंदर एंशिएंट डिवाउरिंग इंसेक्ट्स मौजूद थे। जैसे ही फ्लेम आगे बढ़ती वो कीड़े उसी तरह फ्लेम की ओर भागते जैसे पतंगे आग की ओर खिंचते। पर शाओयान पीछे नहीं हटा। भयानक धमाकों की गूंज और रास्ता धीरे धीरे खुलता जा रहा था, लेकिन ये सब आसान नहीं था। शाओयान महसूस कर रहा था कि उसके अंदर की 2 चीज तेजी से खत्म हो रही थी। उसने तुरंत एक बैग निकाला, एनर्जी कोर से भरा हुआ, और फ्लेम ड्रैगन को फीड करते हुए आग की ताकत बनाए रखी। गुचिंग यांग की आंखें गंभीर हो गई। शाओयान एक एनर्जी कोर अब्सॉर्ब करता गया, लेकिन आखिरकार उसने कहा, अब कोई एनर्जी कोर नहीं बचा। तुरंत गुचिंग यांग ने एक 9 स्टार एनर्जी कोर निकाला। ये मेरी आखिरी है। शाओयान ने सिर हिलाया, काफी नहीं है। होशवान ने भी एक दी। फिर शाओयान बोला, और 3 चाहिए। सब चुप हो गए। 9 स्टार कोर्स बहुत कीमती थे। ले क्लैन का एक एल्डर बोला, अगर हम यही मर गए तो ये कोर्स किस काम के। शी क्लैन के दोनों स्ट्रॉन्ग मैन ने भी अपनी खोर दे दी। आखिर में सबकी नजर और हुनली की ओर गई। हुनिया ने दानत भींचे और बिना कुछ कहे एनर्जी खो दे दी। मजबूरी थी, सर्वाइवल ज्यादा जरूरी था। शाओयान ने वो 5 9 स्टार कोर्स को अब्सॉर्ब किया। फिर एक भयंकर मुक्का मारा। फायर ड्रैगन की शक्ति फिर तेजी से बढ़ी और वह दीवार को चीरता हुआ भागा। आधे घंटे का इंटेंस नॉन स्टॉप चार्ज। अब फायर ड्रैगन की चमक कम होने लगी। शाओयान ने गहराई से देखा, हम लगभग पहुंच चुके हैं। लेकिन तभी उसने देखा सामने की एमरल्ड क्रिस्टल वॉल में बीचों बीच एक फिस्ट साइज्ड कोकून जैसा जीव था जो पेल रेड लाइट से चमक रहा था। जैसे ही वो अजीब कीड़े जैसी चीज सामने आई, शाओयान ने बस एक नजर डाली और तुरंत अपनी निगाहें हटा ली। अब उसके पास टाइम बर्बाद करने का समय नहीं था।
ये क्रिस्टल वॉल बाकी की तुलना में ज्यादा मजबूत लग रही है। इसका रंग भी पहले वाली से कहीं ज्यादा गाढ़ा है। उसने एक लंबी सांस ली और फिर एक कदम आगे बढ़ाकर अपना शरीर उस फायर ड्रैगन के साथ पूरी तरह से मिला दिया। फिर उसने अपना दायां मुक्का हवा में लहराया और अगले ही पल तेज आग की सीटी जैसी आवाज के साथ उसने पूरा पंच एमरल्ड वॉल पर दे मारा। शाओयान का फायर ड्रैगन से जुड़ा मुक्का जोरदार तरीके से क्रिस्टल वॉल से टकराया। एक गूंजती हुई धमाके की आवाज के साथ तेज ऊर्जा की लहरें पूरे टनल में फैल गई। दीवार हिलने लगी। सभी की आंखों के सामने उस कठोर दीवार पर एक बारीक सी दरार उभर आई और वो तेजी से फैलने लगी और फिर क्रिस्टल वॉल पूरी तरह से फट गई। शाओयान ने तुरंत अपने हाथ से उड़ते हुए क्रिस्टल फ्रैगमेंट्स को पकड़ लिया। उन्हीं में से एक गर्म जेड जैसा कोई ऑब्जेक्ट उसके हाथ में आ गिरा, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधे उसे अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया। शाओयान ने जमीन पर जोर से पांव पटका और सबसे आगे निकल पड़ा। गु चिंगयांग और बाकी लोग पहले से तैयार थे। वो सभी भी तुरंत उसके पीछे उस टनल से बाहर निकल पड़े। कुछ ही पलों में शाओयान बाहर आ चुका था और उसके सामने था एक अनंत धुंधला ग्रे रंग का इलाका। ये धरती इतनी विशाल थी कि अंत नजर नहीं आ रहा था। जमीन पर कोई एनर्जी फॉग भी नहीं थी और जैसे ही शाओयान और उसके साथियों ने वहां कदम रखा, उन्हें अपने पैरों के नीचे से एक प्योर एनर्जी की लहर महसूस हुई, जैसे उनकी बॉडी खुद अब्सॉर्ब कर रही हो। ये डिस्कवरी सभी को चौंका गई। हर किसी के चेहरे पर एक जेन्युइन खुशी झलकने लगी। तो ये है हेवनली टूम का तीसरा लेवल। इतना प्योर और डेंस एनर्जी, ये तो पहले 2 लेवल से कहीं ज्यादा बेहतर था। और अगर ये एनर्जी यूं ही बहती रही तो सिर्फ यहाँ टिककर बैठने से भी ट्रेनिंग में जबरदस्त सुधार आ सकता था। लेकिन तभी उनके पीछे जो जायंट लाइट कर्टन थी, जो होराइजन से जुड़ी लग रही थी, उसमें से अचानक एक तीव्र हमिंग साउंड निकलने लगी। शाओयान और बाकी सभी तुरंत चौंकने हो गए और पीछे हटने लगे। फिर तेजी से एक सफेद लहर उनकी तरफ लपकी, बिजली जैसी रफ्तार और साथ में वो भयानक बजिंग साउंड। एंशिएंट डिवोरिंग इंसेक्ट्स, ये हमारा पीछा करते हुए आ गए हैं। गु चिंगयांग और बाकी लोगों के चेहरों का रंग बदल गया। सभी तुरंत पीछे हटने लगे। लेकिन तभी जैसे ही ये इंसेक्ट्स एनर्जी वॉल को पार करके बाहर निकले, एक के बाद एक सफेद पाउडर में तब्दील होने लगे। हर एक इंसेक्ट एनर्जी वॉल से बाहर आते ही पिघलने लगा, उड़ने लगा और बस पाउडर बनकर गिरने लगा। पर ये हमला थमा नहीं। इनकी संख्या बढ़ती रही, लगातार सुसाइड चार्ज करते रहे और दीवार के सामने सफेद पाउडर का एक छोटा सा पहाड़ बन गया। हर कोई स्टन्ड था। ये कर क्या रहे हैं ये कीड़े? क्लियरली ये इंसेक्ट्स जानते थे कि बाहर आते ही मरेंगे, फिर भी रुक नहीं रहे थे। किसी ने संदेह किया, क्या ये हमें बाहर नहीं निकलने देना चाहते? गु चिंगयांग ने सिर हिलाया। अगर सिर्फ रोकना होता तो ये इतनी तेजी से सुसाइड क्यों करते? ये तो कुछ और ही है। बेवजह खुद को खत्म कर रहे हैं। शाओयान की निगाहों में एक हल्की चमक आई। उसने बिना किसी को बताए हल्के से अपना स्टोरेज रिंग टटोला। क्या ये उस जेड ऑब्जेक्ट की वजह से है? इनका सुसाइड चार्ज लगभग 10 मिनट तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे इंसेक्ट्स थकने लगे और आखिरकार हमला रुक गया। गु चिंगयांग ने सिर हिलाते हुए कहा, चलो। शाओयान ने भी ध्यान हटाया, लेकिन तभी उसे कुछ महसूस हुआ। उसने एक बार चारों ओर नजर घुमाई और उसकी आंखें सिकुड़ गई। हनिया और हनली तो कब के भाग चुके हैं। ये दोनों तो सच में बहुत चालाक है। सुन एर ने भी देखा और गुस्से से मेंचा डाली। भाई शाओयान, इस बार तो सब आपकी वजह से हुआ। अब जब हम तीसरे लेवल तक पहुंच चुके हैं तो हम यहीं किसी जगह बैठकर 3 साल की ट्रेनिंग करेंगे। आगे मिलने की उम्मीद है। वोशवान ने हंसते हुए शाओयान से विदा ली। शाओयान ने भी हाथ जोड़कर जवाब दिया, शुभकामनाएं भाई वोशवान, 3 साल बाद फिर मुलाकात होगी। इसके बाद शी क्लैन और ले क्लैन के लोग भी विदा लेकर चले गए। याओशिंग जी ने तो बिना कुछ कहे अपनी स्लीव झटक दी और अपने क्लैन की लड़की को लेकर चुपचाप चला गया। कुछ ही मिनटों में वहाँ पर सिर्फ शाओयान का ग्रुप ही बचा था। गु चिंगयांग ने आखिरकार पूछा, सुनेर, तुम दोनों कहाँ जाने का सोच रहे हो? सुनेर हल्की सी मुस्काई। बड़े भाई चिंगयांग, क्या आपको अभी समझ नहीं आया? गु चिंगयांग ने सिर झुका दिया, फिर सीधे शाओयान की ओर देखा। तुम वाकई शाओशुआन की टूम में जाना चाहते हो? वो हेवनली टूम के सबसे गहरे हिस्से में है। वहाँ 8 या 9 स्टार एनर्जी बॉडीज आम बात है और अगर किस्मत खराब रही तो शायद 2 शेंग लेवल के एनर्जी बॉडीज भी मिल सकते हैं। तुम मर भी सकते हो। शाओयान ने सिर हिलाया। मुझे पता है। गु चिंगयांग ने देखा कि शाओयान अपने फैसले से हिल नहीं रहा तो उसने गुजेन और बाकी 2 को देखा। तुम लोग क्या करोगे? 3 साल का ट्रेनिंग सेशन शुरू करोगे? गुजेन मुस्कुराया। क्या लगता है? एल्डर टोंगशुआन ने साफ कहा था, सुनेर की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। शायद ये बात हम तीनों को दी गई थी। सिल्वर रोब्ड युवक ने कंधे उचकाए। मैं भी साथ हूँ। वैसे मैं गुवा हूँ, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का दूसरा जनरल। पहले मैं सोचता था कि सुनेर ने तुम्हें क्यों चुना, अब कुछ समझ आने लगा है। तीसरे व्यक्ति ने हंसते हुए कहा, गुशिंग, ब्लैक सबमर्ज्ड आर्मी का तीसरा कमांडर, और सच कहूँ हमें उस वक्त तुम पर बहुत भरोसा हुआ
हुआ। शाओ यान ने विनम्रता से हाथ जोड़ दिए। अब वो तीनों उसके प्रति थोड़ा सम्मानजनक हो गए थे। ने हंसते हुए कहा, अब जब सभी एक ही रास्ते पर है तो चलो साथ चलते हैं। अगर हम सब मिलकर चले तो दोशेंग से नीचे की कोई भी एनर्जी बॉडी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन शाओ शुआन की टूम्ब, उसे आज तक हमारे क्लैन के किसी भी एक्सपर्ट ने नहीं खोल पाया। शायद तुम्हारे एंसेस्टर नहीं चाहते कि कोई डिस्टर्ब करे। शाओ यान ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मेरा दिल कह रहा है कि वहाँ मुझे जरूर कुछ मिलेगा, गुचिंग यान ने कहा। उम्मीद करते हैं। फिर उसने चारों ओर देखा और हंसते हुए बोला, तो चलें, देखते हैं ये थर्ड लेवल वाकई कितना खतरनाक है। चलो। शाओ यान ने शुनर की ओर देखा। दोनों ने जमीन पर कदम रखा और तेजी से उड़ते हुए आगे बढ़ गए। पीछे से गुचिंग यान और बाकी तीन भी उनके पीछे चल पड़े। काफी दूर दो काले सिलहुट धीमे धीमे दिखाई दिए। ये थे हुनिया और हुनली, जो काफी पहले ही भाग चुके थे। गुचिंग यान का ग्रुप अब शाओ यान और सुनर के साथ मिल चुका है। हनली ने दूर से देखा और कहा। हनिया की आंखों में क्रूरता चमकी। अच्छा ही है, इससे बाद में हमें सब एक साथ निपटाने में आसानी होगी, उसने धीरे से कहा। शाओ यान, अगली बार जब मिलेंगे तो तुम्हारी मौत पक्की है, बस इंतजार करो। तो दोस्तों, हेवनली टूम के तीसरे लेवल की असली कहानी अब शुरू होने वाली है। शाओ यान के सामने है खतरनाक एनर्जी बॉडीज और हनिया जैसे दुश्मन जो हर पल उसके खून के प्यासे हैं। लेकिन क्या शाओ यान सच में शाओ शुआन की टूम तक पहुंच पाएगा? क्या वहां उसका इंतजार कर रही है कोई नई ताकत या फिर मौत? और हनिया की धमकी, क्या वो सच में अपना वादा निभा पाएगा या फिर शाओ यान सबको चौंकाने वाला जवाब देगा? जानने के लिए बने रहिए। अगली एपिसोड में कहानी होगी और भी इंटेंस। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो ताकि अगला धमाकेदार पार्ट आपसे छूट न जाए।